हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम 18 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट लिया गया था, सेकंड हार्डेस्ट पेपर है ये एसएससी एमटीएस का 2021 में। अगर आपने एनालिसिस देखा हो तो एसएससी एमटीएस जो पेपर 2021 में हुआ है उसमें जो सेकंड हार्डेस्ट पेपर माना गया है वो माना गया है 18 अक्टूबर शिफ्ट 2 को। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि हार्ड पेपर को पहले सॉल्व कीजिए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो, एक और वीडियो रेडी है जो सबसे हार्डेस्ट यानी कि सबसे हार्ड जो पेपर है 12 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट वाला, वो भी सॉल्यूशन रेडी है, बस उसकी कुछ एडिटिंग रह गई है। तो वो भी एडिट होकर जल्दी ही आपको मिल जाएगी। वो कल से पहले 31 दिसंबर को ही मैंने उसको वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ एरर आ गया है एडिटिंग में। तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक वीडियो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए मैं सेकंड हार्डेस्ट जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो, अगर आप सीजीएल जो मेंस होने वाला है, ठीक है, अगर सीजीएल मेंस 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो सीबीटी 2 होने वाला है, तो आप जरूर से एमटीएस के पूरे पेपर जितने भी थे एमटीएस के 42 शिफ्ट पूरा उसका सोल्यूशन जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा कि सीजीएल मेंस और एमटीएस के लेवल में कोई बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि एमटीएस का जो पेपर मैंने सॉल्व कराया है, जो इजी शिफ्ट है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो इसके टफ शिफ्ट्स हैं या मॉडरेट शिफ्ट्स हैं वो ज़रूर से आपको परेशान कर सकते हैं अगर आप उनको सॉल्व नहीं करके जाएंगे। तो ज़रूर से आप उनको सॉल्व कर लें एनटीपीसी का पेपर देने से पहले और सीजीएल का पेपर देने से पहले। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सीएचएसएल का जो पेपर है 2020 का उसका सॉल्यूशन चैप्टर वाइज देख के जाइए मेरी वीडियो से। और साथ ही साथ जो सीजीएल प्री है, ठीक है, सीजीएल प्री जो 2020 के लिए लिया गया उसका सॉल्यूशन देख कर जाइए चैप्टर वाइज। ये दोनों सॉल्यूशन भी लेटेस्ट हैं, इनको जरूर से आप देख करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और काफ़ी लोग यूपीएसआई के पेपर को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, तो यूपीएसआई और एसएससी जीडी के पेपर को सॉल्व करने के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। हालांकि आपका क्या ख्याल है, क्या यूपीएसआई और जीडी का पेपर सॉल्व किया जाए, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जरूर से कमेंट कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एनके मैथ्स नंदू कुमार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर से करना। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, डायरेक्ट आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल है, पहला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसीलिए मैंने इसको एज इट इज हिंदी में ही रहने दिया। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम देखो, अब अगर आप पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको ब्रैकेट और ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो कुछ नहीं करना। आप बस अलग अलग टर्म पे सॉल्व कर लो। जैसे मान लो आप यहाँ पर ये कहो कि ये 19 में से 4 गया तो यहाँ 5 बच गया, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो आप बोलेंगे देखो ये 8 से 8 कट गया तो ये 1/4 बचेगा, यानी कि ये 1/4 है तो ये ऊपर 4 जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई। और ये वैल्यू कितनी है, देखो ये 4 दूना 8, यानी कि ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 1/2 है प्लस का 1/2, और यहाँ कितना है इंटू का 12, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट भी ये देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में ही प्रॉब्लम आ गई थी। देखना अभी क्या करना था, वापस से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको बोल दिया कि ये 5 होगा, फिर ये डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगाया तो इनको एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये देखो 8 से 8 कटेगा तो यहाँ 1/4 बच गया, और प्लस यहाँ 4 से 4 कटेगा तो ये 1/2 बच गया, यानी कि ये ओवरऑल कितना आ गया, 3/4 आ गया। और ये डिवाइडेड बाई 5 भी था, तो देखो पूरा क्या रह गया, यहाँ पर 12 रह गया, अंदर रह गया 5, और डिवाइडेड बाई ये 3/4 है तो इसको हम इंटू का 4/3 कर सकते हैं। तो ये आ गया अपना 12, और गुणा में ये 5 चौके 20/3, और 3 से ये कट जाएगा, 4 3 12, तो ये 20 चौका 80 आएगा, यानी कि 80 अपना सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 12 ईयर्स व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकेम 10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट। देखो सेम रेट पे कह रहा है कि ये 4 गुना हो जाता है 12 साल में, ठीक है। अच्छा बताओ, 4 गुना होने का मतलब कि ब्याज 3 का मिल गया, आप बोले कि देखो 12 ईयर्स में इसको इंटरेस्ट कितने का मिल गया, 3 का। और अभी आपको कितना गुना करना है, 10 गुना करना है, यानी कि इंटरेस्ट कितने का चाहिए आपको, 9 का। तो अगर 9 का इंटरेस्ट चाहिए तो देखो जब 12 था, ये इसका 4 टाइम्स है ना, यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो ये भी इधर 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 12 9 चौके 36।
36 साल लगेगा। मैंने क्या किया देखो, आपको वापस समझा दूं। मैंने बोला कि देखो 4 गुनी होने का मतलब है 4 टाइम्स होने का मतलब कि आपको इंटरेस्ट 3 का चाहिए, और जब इंटरेस्ट 3 मिलता है तो आपको टाइम लगता है 12 वर्ष, यानी कि 4 इसका 4 गुना लगता है। और अब आपको 10 गुना करना है। 10 गुना का मतलब आपको इंटरेस्ट कितने का चाहिए, 9 का, तो 9 का 4 गुना आपको टाइम लग जाएगा। 9 चौके 36, तो 36 साल। सिचुएशन है कि अ मैन बोरोड मनी एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया। देखिए सीआई का इंस्टॉलमेंट है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये कह रहा है कि 2 सेम इंस्टॉलमेंट पे किया गया और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का था, 1089 रुपए का था, और 10% सीआई का रेट है, और 2 साल के लिए आपको पे करना है। तो सम पूछ रहा है कि मूलधन बता दो। देखो जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो 10% यहाँ पर रेट है ना, 10% रेट का मतलब क्या हुआ, 1/10। इसका मतलब कि यदि प्रिंसिपल हम 10 माने तो पहले साल में कितना पे करना होगा, आपको 11 रुपए पे करने होंगे, 10 पर 1 ज्यादा पे करना होगा, ठीक है। और दूसरे साल की बात करें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 100 प्रिंसिपल हुआ तो आपको पे करना पड़ेगा 11 का स्क्वायर, यानी कि 121 रुपए पे करने होंगे। अब देखो अगर ये इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, तो इंस्टॉलमेंट दोनों साल सेम रखना है। तो दोनों साल इंस्टॉलमेंट सेम करने के लिए यहाँ पर अगर इंस्टॉलमेंट 121 है तो इसे भी 121 बनाना होगा। उसके लिए हमने इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बताओ कितना बन गया टोटल, ये तो 110 हो गया, और यहाँ पर ये 100 था अपना, तो ओवरऑल प्रिंसिपल कितना बन गया, तो आप बोलेंगे दोस्तों 210 बन गया प्रिंसिपल। और इंस्टॉलमेंट हर एक कितने का हो गया, 121 रुपए का हर एक इंस्टॉलमेंट हो गया। तो आप बोलेंगे हमारे हिसाब से इंस्टॉलमेंट तो 11 × 11 है, लेकिन क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट कितने का था दोस्तों, 1089 रुपए का। इससे कैंसिल आउट करो, ये 11 से कट जाएगा, 11×9 = 99, 11×9 = 99 और 11×9 = 99। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9, और हमें वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल यानी कि 210 की। तो 21 कितना होता है, लास्ट में 90 आएगा। क्लियर है, ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि 21 189 होता है, तो ये आंसर होगा। लास्ट में 90 दो ऑप्शन में है, लेकिन ये तो होगा नहीं, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, और तीनों में जो छात्रों की संख्या का अनुपात है वो ये है। तीनों सेक्शन में कुछ छात्र देखो इसमें बढ़ जाते हैं, पहले में 15 छात्र, दूसरे में 30 और तीसरे में 15, ऐसे छात्र और आ जाते हैं। तो ऐसे में जो नया रेशियो बनता है वो ये बनता है। तो दाखिले से यानी कि एडमिशन से पहले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वो कितना था, तो आप डायरेक्ट रेशियो में चेक करो। देखो पहले ये 3 था, बाद में 4 हो गया, यानी कि रेशियो में पहला कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा है दोस्तों, ये 15 बढ़ा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 45, यानी कि पहले सेक्शन में पहले से 45 छात्र थे। आगे देखिए, दूसरे बार में आप देखेंगे कि ये 5 से 7 हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है रेशियो में, और यहाँ पे 30 बढ़ा है, यानी कि ये भी 15 गुना बढ़ा। ओवरऑल 2 की वैल्यू 30 है, यानी कि ये भी 15 गुना बढ़ा है। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 75। और ये देख लो, ये 8 से 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, और ये भी टोटल ओवरऑल 15 की वृद्धि हुई है। 1 की वैल्यू 15, तो 8 की वैल्यू ये 120 हो गया। तो टोटल ये कितने लोग हैं, जोड़ लो। अब टोटल जोड़ोगे तो देखो 120, 7 4 11 1 12, 120 दूना 240 लोग हैं पहले से, इसका मतलब ये आंसर होगा। देखिए चूंकि हर एक में ये 15 गुना ही हो रहा था, तो आप पहले ही इन सबको जोड़ के और 15 से गुना कर देते तो भी बन जाता। 8 5 13 और 8 नहीं सॉरी 8 3 11 और 5 16, 16 गुना में 15 कर देते तो भी आपका डायरेक्ट 15 8 120 का डबल 240 बन जाता। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत जो है वो 2,30,000 और 400 रुपए है। यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिसके वजन का जो अनुपात है वो 5:7 है, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, यानी कि जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द वेट, देन द लॉस आपको बताना है कि कितने की हानि हो गई। देखो अब आप ये बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है इसने कि जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब। पहले तो हम ये जो 48 ग्राम है इसको 5 और 7 के रेशियो में तोड़ देते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि जो पहले से वजन है वो 48 ग्राम का है, लेकिन बाद में ये 5 और 7 के रेशियो में टूट जाता है। देखो 7 5 ओवरऑल ये 12 बन रहा है, और 12 का ये 4 टाइम्स है, यानी कि ये सारे 4 गुना हो जाएंगे, यानी कि 20 ग्राम अलग हो गया, और फिर 7 चौके 28 ग्राम अलग हो गया। यानी कि पहले से टोटल जो 48 ग्राम का था अब वो 20 ग्राम और 48 ग्राम में 28 ग्राम में टूट गया है। और आपको जो रेट बोल रहा है कि जो प्राइस होगा वो वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हम ये कह लें कि जब ये 48 ग्राम का था, देखो जब ये 48 ग्राम का था तो जो प्राइस होगा वो 48 के स्क्वायर के रेशियो में बढ़ेगा। तो हम ये बोल देते हैं कि देखो जब 48 का स्क्वायर था तो प्राइस कितना था दोस्तों, 2,30,000 और 400 रुपए। ठीक है, यहां से आप काटो, ये 48 से कट जाएगा, एक बार 12 से और एक बार 4 से काट दें तो 48 से कट जाएगा।
चलो 12 से काटते हैं तो ये 12 एक बार में, ठीक है, और कितना बच गया हमारे पास, 11 बच गया। तो 11 और 0 यानी कि 12 नमा 108 और 12 दूना 24, ये कट गया। एक बार और 4 से काट दो इसको, अगर 4 से काटें तो ये 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, 48 बार में कट गया। और देखो अब इस 48 से भी इसको काट दें तो ओवरऑल एक की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 100 बन गई। एक की वैल्यू 100 है तो अब हमें 20 ग्राम के लिए अलग निकालना पड़ेगा और 28 ग्राम के लिए अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो जब एक की वैल्यू 100 है तो हमें 20 ग्राम की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम 20 ग्राम ना लिखे 20 ग्राम का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कीमत है वो वजन के वर्ग के रेशियो में बढ़ता है ना, तो 20 का स्क्वायर 400 बनेगा, तो 400 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 पे 100 जुड़ जाएगा, यानी कि ये 40,000 बन गया। और ऐसे ही 28 का निकालो, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, इस पर भी डबल जीरो बढ़ेगा। तो ये हमारा आ गया टोटल वैल्यू, यानी कि देखो अब टूटने के बाद जो टोटल इसकी प्राइस आ गई वो कितनी आ गई। तो आप बोले कि जोड़ लेते हैं, ये 400 तो आएगा ही आएगा, और ये 8 और ये 7 4 11, यानी कि अब इसकी प्राइस कितनी रह गई दोस्तों, सही जोड़ा ना हमने, 11 2 2 4 और 2 6, ठीक है, 1,18,000 और 400 रुपए अब रह गई प्राइस। और पहले से प्राइस कितनी थी, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि पहले से प्राइस थी 2,30,400। तो बताओ कितने का लॉस हो गया, अब इससे ये प्राइस आ गया तो लॉस कितने का हो गया। लास्ट में 400 में से 400 माइनस करेंगे तो लास्ट में 3 जीरो तो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2, लास्ट में 2,000 किसके है इसमें, ये आंसर होगा। पूरी तरह से आप माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल जग्स हैव heights 5 cm and 8 cm respectively. If the capacity of the smaller jug is 64 cm cube, what is the capacity of the larger jug? क्या कह रहा है हिंदी में, मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो हिंदी में ये बोल रहा है कि दो बेलनाकार जग हैं जिनकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि यदि पहले जग की क्षमता जो है, क्षमता या फिर धारिता आप कह सकते हैं, जिसको आयतन भी आप बोल सकते हैं, तो जो छोटा वाला जग है उसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो बड़ा जग है उसका आयतन कितना होगा। आपको पता है कि दोनों अगर बेलनाकार जग हैं दोस्तों, तो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम को कंपेयर करना है तो केवल आर बचेगा, सॉरी देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर सिमिलर हैं, सिमिलर होने का मतलब कि रेडियस सेम हो गया। सिमिलर कहने से क्या मतलब है कि रेडियस सेम हो गया, बस हाइट अलग अलग है। और इसमें रेडियस के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो हम रेडियस को सेम मान के चलते हैं कि रेडियस सेम होगा। दो सिमिलर जग्स हैं, बस उनकी हाइट अलग अलग है। तो अगर पाई तो कांस्टेंट है और आर सेम हो जाए तो बस एच पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अगर हाइट लेकर के हम चलें तो पहले 5 था छोटे वाले की हाइट, 5 के लिए वैल्यू अगर 64 है तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 64 का डबल 128 इतना हो जाएगा, और 8 के लिए तो 12 8 96, 96 पे ही रह जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये हमने गलत सोच लिया, ये ऐसे, ये इसको हटाओ, हमें एक ही बार जो वैल्यू मालूम है इसको भी हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं। देखो जब भी आपको वॉल्यूम की रेशियो की बात करें तो अगर आपको रेडियस मालूम है तो रेडियस का क्यूब आप डायरेक्ट ले लो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब के फॉर्मेट में बढ़ता घटता है और जो एरिया होता है वो स्क्वायर के रेशियो में बढ़ता घटता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्यूब पर आते हैं। छोटे वाले के लिए हम लिख लेते हैं कि जो छोटा वाला स्मॉलर जो मग है या जग है उसकी जो वॉल्यूम बनेगी वो 5 की क्यूब यानी कि 125, जिसकी वैल्यू हमें कितना मालूम है यहाँ पर 64, और हमें बताना है 8 सेंटीमीटर वाले हाइट के लिए, तो 8 सेंटीमीटर का आप क्यूब कर लो, यानी कि 512 के लिए हमें वैल्यू बतानी है। बात समझ गए। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, आप ये बोलेंगे कि अगर 125 की वैल्यू 64 है तो एक की वैल्यू 64/125 होगा, और 512 की वैल्यू बतानी है तो इसको 512 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी कि ओवरऑल अब हमें ये कैलकुलेट करना है। अब बताओ कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए जिससे कि ये इजी हो जाए। हमें ये भी बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट करने हैं, इसका मतलब कि हम यहाँ डीएस या फिर यूनिट डिजिट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर लें, क्योंकि हर एक ऑप्शन दूर दूर है, तो हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें। देखना मैं क्या कर रहा हूँ कि नीचे वाली को जो देखो, या तो ऊपर वाले को बढ़ाओ घटाओ थोड़ा सा, या नीचे वाले को, तो मैं 125 को 128 मान लेता हूँ कि 128 है। क्यों? क्योंकि ये 64 से अब कट जाएगा, ठीक है। तो 64 से इसको अब मैं काट देता हूँ, ये 2 बार में कटेगा, और ये 2 से कट जाएगा 256 बार में। अब देखना नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी थोड़ा सा कम आएगी, ठीक है, यानी कि कुछ हद तक ये छोटा वैल्यू आएगा एक्चुअल वैल्यू से।
तो हमें ये तो पता है, कम से कम रेंज तो पता चल रहा है ना कि 250 से थोड़ा ऊपर आंसर होगा, और 250 से थोड़ा ऊपर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये अपना सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट्स मिलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो सैलरी है वो पहले वाली सैलरी से 2.5 गुना हो जाता है, यानी कि 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि 2 इंक्रीमेंट मिलना है किसी कर्मचारी को, पहला इंक्रीमेंट जितना मिलेगा दूसरा इंक्रीमेंट उसका 4 टाइम्स मिलेगा परसेंटेज में, और ऐसे में जो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा वो 2.5 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि पहला इंक्रीमेंट कितने का था। तो हम ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये बिल्कुल साधारण सी बात है। पहले आप एक बार समझ लीजिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कि इसके कहने का मतलब कि अगर मैं मान लेता हूं कि पहली बार इसकी जो सैलरी है वो 100 रुपये है, तो आप ये बोले हैं कि 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है, यहां से पहला बार इंक्रीमेंट और दूसरा बार इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट मिलने के बाद ये 2.5 गुना हो जाता है, यानी कि ये 250 हो जाता है। और पहला इंक्रीमेंट यहां पर अगर आपको x% की इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो दूसरा बार आपको 4x% का इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब ये ज्यादा लंबा आपको पड़ेगा। ठीक है, आप 100 को 100 प्लस x और फिर 100 प्लस 4x अपॉन 100 करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करते करते टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन उठा लेते हैं। देखो, अगर हम 50% को इंक्रीमेंट मानते हैं तो यहाँ से 50% इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 150, और फिर 50 का 4 गुना, यानी कि क्योंकि यहाँ पर 4x का इंक्रीमेंट करना है ना, तो 50 का 4 गुना यानी कि यहाँ से 200% बढ़ाना है। बताओ, अगर इसको 100% ही बढ़ाएं तो ये 300 हो जाएगा, यानी कि 250 से ज्यादा चला जा रहा है ना, तो 50% तो नहीं होगा। 12% इंक्रीज करना, देखो 100 को अगर 12% बढ़ाएंगे 112, अब इसको अगर 12 चौके 48 यानी कि 50% के अराउंड और बढ़ाना होगा, यानी कि इसका आधा 56 ही बढ़ाएंगे तो ये 200 भी नहीं हो पाएगा, और हमें तो 250 पे जाना है, ये नहीं होगा। 25% ले लो, अगर 100 को 25% बढ़ाओगे, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 100 को पहले अगर आप 25% बढ़ाओगे तो 125 बन जाएगा, और फिर कितना बढ़ाना है अगली बार, इसका 4 टाइम्स, यानी कि 25 चौका 100% और बढ़ाना है, यानी कि 125 का 100% तो 125 ही होगा, तो इसमें 125 और बढ़ाना है, तो ये 250 बन जा रहा है, यानी कि यही सही आंसर है, तो 25% अपना सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि P and Q are 2 towns, a man drives from P to Q at an average speed of 50 km per hour. He stops at Q for 4 hours and then heads back to P at an average speed of 40 km per hour following the same route। यानी कि एक आदमी शहर A से शहर B गया 50 की एवरेज स्पीड से, और B पर जाकर यानी कि Q पर जाकर उसने 4 घंटे तक रुका, आराम किया, 4 घंटे तक उसने वहां पर रेस्ट किया, और फिर वापस P पर आ गया किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, और सेम रूट से आया है, यानी कि जिस रूट से गया उसी रूट से आया है। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या होगी अगर वह 22 घंटे, टोटल 22 घंटे लगाता है जाने आने में, टोटल जो टाइम लगा है उसको 22 घंटे का लगा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे ही आपको ऑर्डरली करके दिखा देता हूं, ज्यादा आपको टाइम खराब नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। देखो, अगर वो 50 की रफ्तार से गया है और 40 की रफ्तार से आया है, वो 4 घंटे अगर रास्ते में रुकता नहीं वहां पर क्यू पर जाके, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर, एवरेज स्पीड निकालने का जो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये आप सॉल्व करते ऐसे करके। एक बात आप जरा गौर से आप समझिए, अगर वो 50 की रफ्तार से गया है और 40 की रफ्तार से आया है, तो जो एवरेज वैल्यू बनती है वो 50 और 40 के बीच का बनता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है, 50 और 40 के बीच का, तो हमेशा एवरेज दोनों वैल्यू के बीच में लाई करता है, क्योंकि ये एलिगेशन से, एक्चुअली में आप एलिगेशन भी लगा सकते थे, तो बीच वाली वैल्यू ही आती 50 और 40 के बीच का कोई सा भी। लेकिन क्या किया इसने, 4 घंटे और वहां आराम कर लिया, तो जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये 4 घंटे भी टाइम में काउंट हो जाएगा अब। ठीक है, और अगर ये एक्स्ट्रा 4 घंटे हम काउंट करेंगे तब जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो सबसे जो लोअर वैल्यू है उससे भी नीचे आ जाएगा, यानी कि 40 से छोटा अपना आंसर होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास 36.36, तो ये अपना आंसर होगा। अब एक और बात जरा आप ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, मैंने ये बोला दोस्तों कि जो एवरेज स्पीड आनी है वो 50 और 40 के बीच में आना है। देखो क्यों इसके बीच में आएगा, क्या है, कैसे है, मैंने पेड कोर्स में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, और अभी हम नया पेड कोर्स एक लंच करने वाले हैं, बस जल्दी ही नए साल में आपको, जो डायरेक्ट एसएससी के हर एक एग्जाम को टारगेट करेगा, और साथ में रेलवे के एग्जाम को भी टारगेट करेंगे हम, और सीडीएस को भी हम टारगेट करेंगे साथ में। ठीक है, तो अगर आप इनमें से, सीडीएस है ये एक्चुअली में, एसएससी, रेलवे या सीडीएस की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो जरूर से आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके लिए वो अफोर्डेबल है तो।
अगर अफोर्ड नहीं कर सकते आप तो आप यूट्यूब पर ही डायरेक्ट फॉलो करके और इस पर जितनी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है आप उनको देखिए और उससे सीखिए, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, रेलवे आरआरबी लिखना चाहिए था मुझे, तो एसएससी रेलवे और सीडीएस के लिए मैंने जो पेड कोर्स अभी पिछले साल एक लंच हुआ था और एक इस साल में लंच होने वाला है, अभी जस्ट एक वीक बाद लंच होगा, उसके बारे में डिटेल आपको एक वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा। फिलहाल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल पेड कोर्स होगी हमारी और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम उसमें सॉल्व कराएंगे। पहले तो आपको पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद जो लेटेस्ट पेपर हैं सीडीएस के, रेलवे की और एसएससी के, बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे, हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में क्या बता रहा था मैं, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो एवरेज वैल्यू आती वो इनके बीच में कहीं पर आती, 50 और 40 के बीच में लाई करती, लेकिन इसने टाइम और कुछ ज़्यादा ले लिया। टाइम ज़्यादा लेने का मतलब कि अब एवरेज वैल्यू इसके बीच में नहीं आएगा। अगर वो बस गया होता और जाके आ गया होता, रुका नहीं होता बीच में, तब जो एवरेज आता वो 50 और 40 के बीच में आता है। लेकिन वो कुछ घंटे और 4 घंटे रुक गया है, तो जब टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होता है। ये आपने सीपीआर में पढ़ा होगा, मैंने सीपीआर में पढ़ाया है टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत डिटेल में, कि टाइम जब भी बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 घंटे वो एक्स्ट्रा लगा रहा है तो स्पीड और कम हो जाएगा, यानी कि 40 से भी नीचे आ जाएगा, और 40 से नीचे एक ही ऑप्शन था, इसीलिए हमने उसको सही लगा दिया। सवाल है कि एक लड़की है, वो साइकिल से बिंदु ए से बी तक 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय कर लेती है, और बिंदु ए से 15 किलोमीटर दूर तक सड़क जो है वो समतल है यानी कि प्लेन है, उसके बाद सड़क बिंदु बी तक नीचे की ओर स्लोप्ड है यानी कि ढाल है। तो समतल सड़क पर लड़की की औसत चाल अगर 10 है तो ढाल पर उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो ये कह रहा है कि जब ए से बी तक उसे जाना है तो ए से 15 किलोमीटर की दूरी तक क्या है, देखना ए से और 15 किलोमीटर की दूरी तक तो सीधा सीधा रास्ता है, उसके बाद यहाँ से ढलान है बी तक पहुँचने के लिए, यानी कि ऐसे स्लोप वाइज है ये। तो आपको बताना है कि अब यहाँ से यानी कि पॉइंट अगर ये सी है तो सी से बी तक जाने में उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं या सीधा सीधा देख सकते हैं कि देखो दोस्तों, अगर 25 किलोमीटर दूरी चलनी है और वो 15 किलोमीटर तक चल दी है, ठीक है, 15 किलोमीटर तक वह चली गई ऑलरेडी, और किस स्पीड से चली, वह 10 की स्पीड से चली। अगर 15 किलोमीटर वो 10 की स्पीड से चली तो टाइम कितना लगा दी बताओ, तो आप बोलेंगे 15/10, यानी कि ये हो गया अपना दूरी बटा चाल, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना आ गया 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे उसने लगा दिए। देखो ओवरऑल 2 घंटा 20 मिनट उसको लगा है जाने में, इसमें से 1.5 घंटे अगर यहीं लगा दिया तो और टाइम उसके पास कितना बचा आगे चलने के लिए, तो आप बोलेंगे दोस्तों 1.5 घंटे का मतलब हो गया हमारे पास और कितना बच जाएगा, अगर 2 घंटा होता तो आधा घंटा और बचता, और 20 मिनट यानी कि 70 मिनट्स उसके पास बच गए, और आधा घंटा और 20 मिनट 50 मिनट बच गए, सॉरी, तो 50 मिनट उसके पास और बच गए हैं। और इस 50 मिनट में उसे कितना दूर जाना है दोस्तों, आप बोले हैं कि टोटल डिस्टेंस था वो 25 किलोमीटर का था, जिसमें से वो 15 पहले ही चल दी है, तो और उसको 10 चलना है, और वो ये 50 की रफ्तार 50 मिनट में कवर करना है। तो स्पीड क्या होगी बताओ, 10 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, घंटा में बदल जाए, ये 0 से 0 और 5 से 12 25 60, यानी कि उसको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कोई लंबवृत्तीय शंकु है, यानी कि कौन है, 9 सेंटीमीटर उसकी साइड है, या फिर आप उसका एज जो भी आप समझ लो, ठीक है, 9 सेंटीमीटर उसकी साइड है। अब ये कह रहा है कि इसमें एक घन यानी कि क्यूब को अंतः स्थापित किया गया है, यानी कि उसके अंदर फिट किया गया है, जो अधिकतम स्थान यानी कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब ये कह रहा है कि घन के आयतन यानी कि वॉल्यूम और कोण के वॉल्यूम का रेशियो बता दो क्या होगा। मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके रखा है, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। एक क्यूब है उसके अंदर एक घन को, सॉरी एक क्यूब है उसके अंदर एक कोण को इसने फिट किया है। अब ये कह रहा है कि जो कोण है वो मैक्सिमम स्पेस लेता है, तो ऐसे कंडीशन में देखो होगा क्या, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको ये याद होगा, ये जो पूरी वैल्यू है देखो, अगर इस पूरी को मैं एल बोलूँ कि ये एल है, या लेट से इसको मैं 2L बोल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर इसको मैं 2L बोलूँ तो आप ये बोलें कि ये जो रेडियस बनेगा ये कितना बनेगा, इसका हाफ L बनेगा। और ये जो हाइट है, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी हर एक साइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट यानी कि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो भी होगा घन में वो सब सेम होता है, सारे 2L होंगे, तो इसकी हाइट भी 2L हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और ये 2L है, ये भी 2L है, सारे के सारे ये 2L हैं, ठीक है। यानी कि अगर अब आप क्यूब की बात करें यानी कि घन की, तो इसमें आप बोलेंगे इसकी जो साइड है ये हमने 2L ले लिया। और अगर आप बात करते हैं कोण की यानी कि शंकु की, तो इसमें आप देखेंगे कि रेडियस जो होगा ये L हो गया, और हाइट जो हो गया ये कितना हो गया 2L।
अब हमें इनका वॉल्यूम का रेशियो लिखना है, तो देखो पहले किसको लिखना है, पहले घन को लिखना है। तो क्यूब का अगर वॉल्यूम लिखते हैं तो ये साइड का क्यूब होता है, यानी कि 8L क्यूब होगा, यही होगा ना। और जब कोण का बात करेंगे तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है, एल का क्यूब और इंटू एच कितना है यहाँ पर 2L, यही होगा। अब कैंसिल आउट करो जो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, ये 2 और ये 11 से काट दिया हमने और ये 4 बार में कट गया, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो ये 7×21 चौके ये 84 आएगा, कि और भी कहीं कुछ कट रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये एल क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर एल स्क्वायर आएगा। तो ये एल वाला पोर्शन ये तो कैंसिल आउट होगा। तो 7×21 चौके 84 बन रहा है, 7×21 ये, अच्छा 4×2 = 8 आएगा ना, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये बन गया 2:11/21, इसको आप बोलेंगे 42:11, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 72 एंड 96 रेस्पेक्टिवली लिव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस, यानी कि एक ऐसा आपको सबसे छोटा संख्या बताना है जिसको 72 और 96 से जब डिवाइड करें तो हर एक स्थिति में जो शेष बचे वो कितना बचे, 5 बचे। तो देखो अगर शेष 5 बचना है तो मैंने एलसीएम एचसीएफ में भी बता रखा है, आप चाहे पेड कोर्स देखे हो या फ्री वाला देखा हो यूट्यूब पर, मैंने कई बार बता रखा है आपको कि एलसीएम एचसीएफ में ऑप्शन हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहता है, आप ऑप्शन के थ्रू चले जाओ। 5 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि अगर 5 हम ऑलरेडी माइनस कर दें तो जो नंबर बचेगा वो 72 और 96 दोनों से कटेगा। अब देखो 72 से कटने का मतलब कि 9 और 8 से कटेगा, और 96 का से कटने का मतलब 12×8 = 96, यानी कि 8 से तो कटेगा ही, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इन सब से कटेगा। 5 माइनस करने के बाद देखो इसमें अगर 5 माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 13 में से 5 जाएगा, लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा अपने पास, 278। अब बताओ 278 9 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें से 5 माइनस करोगे तो ये 288 बनेगा, ये 9 से कटेगा, 8 8 16 2 18, 9 से कट रहा है, 8 से कट जाएगा, 8 × 24 और 8 × 48, ये कट जा रहा है, 3 से भी कटेगा। तो मुझे लगता है कि 293 ही आंसर होगा अपना। बात समझे या नहीं समझे बताओ। आगे चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें छोटी संख्या बतानी है और आए कि ये दोनों संख्या बड़ी है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं तो हमने चारों ऑप्शन को चेक कर लिया, क्या फायदा है बताओ। जब आपको ये बोला गया कि सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक है, और वो संख्या 9 से 8 से और 3 से और 4 से डिवाइड होना चाहिए जब उसमें से 5 माइनस करें, तो हमने सबसे छोटे से ही शुरू किया, सबसे छोटा ये था तो पहले इसको चेक किया। अगर यही वेरीफाई हो जाता तो इसी को लगा लेते, बाकी को चेक नहीं करते। हो सकता है कि आप इनमें से वेरीफाई करें तो कोई और भी वेरीफाई हो जाए, यानी कि स्टेटमेंट पे ट्रू आ जाए, लेकिन हमें चूंकि छोटी संख्या बतानी है तो जो इसमें से स्मॉलर है उसी को हम कंसीडर करेंगे, इसीलिए मैंने बी को बोला कि यही सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 4 ठोस घनों को 2 पंक्तियों में रखा जाता है। प्रत्येक पंक्ति में 2 घन रखे जाते हैं और उनमें से वर्गाकार आधार वाला आयताकार ठोस बन जाता है, तो परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले तो आप ये कहोगे दोस्तों कि ये ठोस वर्गाकार आधार वाला आयताकार ठोस बनता है, ठीक है। अब आयताकार ठोस बनने का मतलब कि क्यूबॉइड हो गया, यानी कि घनाभ जैसा बन जाएगा। अभी आप जरा कॉन्सेप्ट समझिए ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि इसके पास 4 ठोस घन है जिनको 2 लाइन में इसने सजा दिया, यानी कि रख दिया, अरेंज कर दिया। 2 लाइन में 2 रख दिया तो 4 बन गए, ठीक है। यानी कि मान लो एक क्यूब इसने यहाँ रख दिया और एक क्यूब यहाँ रख दिया, ये पहली लाइन हो गई। दूसरा क्यूब यहाँ रख दिया और तीसरा क्यूब यहाँ रख दिया, और ऐसे ऐसे इसने चारों क्यूब को सजा करके और एक क्यूबॉइड बना दिया। अब देखो ये क्यूबॉइड क्यों हो गया, क्योंकि ये पहला, अगर मैं पहले क्यूब की बात करूं कि अगर ये एल था तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ठीक है। यानी कि ये ओवरऑल जो लेंथ बनना वाला है एल लेंथ, वो तो 2L बन गया, और जो ये ब्रेड था ये भी 2L बन गया, लेकिन जो इसकी हाइट होगी, हाइट तो सेम ही रहेगी, यानी कि हाइट जो होगा वो ऑलरेडी एल के इक्वल ही रहेगा। क्यों एल के इक्वल रहेगा, बात समझिएगा। हाइट एल के इक्वल इसलिए रहेगा क्योंकि हम घनों को एक के ऊपर एक नहीं रख रहे हैं, बस एक के बगल में रख रहे हैं। अगर उसके ऊपर रख देते ना तब वो होता। जैसे मान लो हम ये कहे कि ये क्यूब है, यहां पर जो मैंने फिगर बना रखा है आप मान लीजिए कि ये वो क्यूब है, तो आप ये बोलते दोस्तों कि अगर इसके बगल में ही हम क्यूब रखें तो बताओ, बगल में क्यूब रखेंगे तो इसकी लेंथ जितनी होगी उतना ही लेंथ इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, और जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही हाइट भी इसका होगा। बात समझ रहे हैं ना, और जितनी इसकी ब्रेड्थ होगी उतना ब्रेड्थ भी होगा। लेकिन यहाँ
पर मैं मिला देता हूँ, ठीक है। ये एल था अपना। अब बताओ अगर ओवरऑल यहां से यहां तक अगर आप लेंथ की बात करोगे तो ये तो 2L हो गया ना अब, और ब्रेड्थ भी 2L हो जाएगा, लेकिन ये जो हाइट थी, हाइट ये तो L ही रहेगा, तो हाइट को हम L ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसका अब हमें बताना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बताते हैं दोस्तों, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल, यही फॉर्मूला होता है ना, यानी कि 2, और ये सारे तो एल एल ही हैं, सॉरी सारे एल नहीं हैं। आप यहाँ पर एल की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो कि पहले से जो ठोस घन था उसका जो वॉल्यूम था 1728 था, और 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो एल था वो कितना था, 12। अब आंसर 12 से कटेगा, इसका मतलब ये सीधी सी बात है, जीरो तो नहीं आना, जीरो को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जीरो आएगा ही नहीं, इसमें 5 ही नहीं है कहीं पर। अब 12 से कटने वाला होगा, देखो L इंटू बी, एल कितना है हमारे पास, 2L है, यानी कि ये 24 हो गया और ये भी 24 हो गया। तो आप ये बोलेंगे ये 24 L भी है 24 और B भी 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 576 आ जाएगा। और प्लस H इंटू बी, एच कितना है 12 और B कितना है हमारे पास 24, तो ये 24 इंटू 12 हम रख लेते हैं, और प्लस एच एल यानी कि ये भी 24 इंटू का 12, ठीक है। 24 सब में है, तो आप चाहें तो 24 को कॉमन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर 24 से कटेगा, यानी कि 8 से 12 से कटेगा, आप डीएस लगा सकते हैं सबसे बेहतर, ठीक है। या फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, आंसर 9 से भी कटेगा, ये भी एक बात है, चेक कर लो 9 से कौन कौन सा कट रहा है। पहला ऑप्शन 5 4 9 से कट जा रहा है, ये तो होगा ही आंसर नहीं, क्योंकि यहीं पर 576 है, उससे बड़ा आंसर होगा। इसको चेक कर लो, 4 3 7 2 9, ये भी 9 से कट रहा है। 8 से चेक करो, 8 से ये कटेगा, 8 3 24 और 8 8 64, और ये 8 दूना 16 और 7 2 8 से, वाह दोनों ही 8 से कटने लगे, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो फिर सॉल्व कर देते हैं हम, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, आप थोड़ा दिमाग चला लो, ठीक है। यूनिट डिजिट पे काम कर देते हैं, चलो ठीक है। यूनिट डिजिट आपने पढ़ रखा होगा, यूनिट डिजिट मैंने कई बार बता रखा है। यूनिट डिजिट कैसे, देखो सारी चीज़ें मैंने यूनिट डिजिट कैलकुलेशन पर मैंने पेड कोर्स में इतना काम करवाया है दोस्तों, इतना काम करवाया है कि किसी ने सोची ना होगी। जोगिंदर भाई का डायलॉग सुना होगा ना, कैलकुलेशन पे काफ़ी काम करवाता हूँ मैं, और मैं खुद भी करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरी सोल्यूशन कर लो और कैलकुलेशन में जाके फंस जाओ। देखो यूनिट डिजिट पे काम करें, ये 6 और ये कितना आएगा, 4 दूना 8 आएगा, और यहाँ पर भी 8 आएगा। यहाँ पर 6 है, तो 6 और 8 14, और 14 और 4 14 और 8 22, यानी कि यूनिट डिजिट 2 बनेगा, और यहाँ पे 2 है, तो जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि लास्ट में 4 आना है, तो ये आंसर होगा। बताओ ये सारे ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए अगर शुरू में ही हम यूनिट डिजिट पे काम कर लेते। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसी काम को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना टाइम लगता है और जस्टिन की तुलना में 2 गुना टाइम लगता है, और एक साथ काम करते हुए वो 15 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, तो जस्टिन अकेले कितना दिन लगाएगा। ठीक है, देखो पहला कौन है दोस्तों, जैक है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये जैक है, जे के मैं लिख देता हूँ। दूसरा आदमी है पीटर, और तीसरा आदमी है जस्टिन, मैं जे एस लिख देता हूँ। अब जैक को पीटर से 3 गुना टाइम लगता है और जस्टिन से 2 गुना टाइम लगता है, जस्टिन से डबल और पीटर से 3 गुना, तो 3 और 2 दोनों से कटने वाला हम जस्ट इसको मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, ये 3 और 2 दोनों से कटेगा। अब पीटर से ये 3 गुना था, यानी कि पीटर को निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 होगा तभी ये 3 गुना बनेगा, और ये 3 होगा तभी डबल बनेगा, ठीक है। अब ये तीनों मिलके 15 दिन में काम कर सकते हैं, ये टाइम का रेशियो है, ध्यान देना ये टाइम का रेशियो है। तो अगर आप एफिशिएंसी लिखना चाहते हो तो इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, 6 ही, तो ये 1 होगा और ये 3 होगा और ये 2 होगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। और ओवरऑल अगर तीनों ये मिलके काम कर लेते, ये तीनों काम करते, तो देखो एफिशिएंसी कितनी बनती, 1 और 3 4 और 2 6 की एफिशिएंसी से ये काम करते, तो टोटल वर्क कितना हो गया बताओ, 6 की एफिशिएंसी से ये 15 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क हो गया 90। और ये काम अब हमें किससे कराना है, जस्टिन से कराना है। जस्टिन भाई वाले से डिवाइड कर दो, जस्टिन कितना है इसमें 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 90 का आधा 45, यानी कि इसको 45 दिन लग जाएगा। ऑप्शन ए सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कोई व्यापारी है, वो 40 रुपए के हिसाब से कितना केजी चीनी खरीद लेता है, 500 किलो, फिर 200 किलो चीनी खरीदता है 10% के, सॉरी शुरू से क्या कह रहा है कि 40 रुपए के भाव से उसने 500 किलो चीनी खरीदा। अब उसमें से 200 किलो चीनी उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, 120 किलो चीनी उसने 5% के लॉस पर बेच दिया, और ओवरऑल उसे कितना कमाना है दोस्तों, 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है वो ओवरऑल। तो कह रहा है कि जो बाकी बची हुई चीनी है उसको उसे किस रेट पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम सीपी की बात कर लें कि टोटल उसका कितना खर्च आया है खरीदने में। तो आप बोलेंगे 40 किलो उसने खरीदा है 500 के भाव से, तो 500 के 20,000 का लागत लग गया उसको, यानी कि वो 20,000 का खरीदा है ओवरऑल। इतना बात क्लियर है, 40 के भाव से 500 किलो खरीदा है,
तो अगर वो 50 किलो ही खरीदा होता तब तो 2000 होता, लेकिन यहाँ पर 1 जीरो बढ़ेगा। अब बेचने में उसने क्या किया देखो, 200 किलो चीनी उसने 10% के रेट पर बेच दिया, यानी कि पहले से उसे कितना पैसा मिल गया। अच्छा बताओ वो कितना एसपी चाहता है, ओवरऑल फायदा कमाना चाहता है 12% का, यानी कि वो इसका 12% फायदा चाहता है। इसका 12% कितना होगा, 1% इसका होगा 200, तो 12% 2400 होगा, यानी कि वो 2400 का फायदा चाहता है। तो वो बेचना कितने में चाहेगा बताओ, 20,000 में खरीदा है और 2400 का फायदा चाहिए उसे, तो वो 22,400 में बेचना चाहेगा। बात क्लियर है, वो बेचना चाहेगा 22,400 में। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो पहले केस में वो कितना कमा लेगा, 200 किलो चीनी उसने खरीदा है, 200 किलो चीनी यहाँ पर बेच रहा है, तो 200 किलो चीनी की कीमत उसके लिए क्या होगी, वो 40 के रेट से खरीदा है, तो 200 गुना 40, और ये 10% का फायदा ये चाहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 110/100 इतने में बेचेगा। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो 40 दूना 80 और 11 8 88, यानी कि 8800 रुपये तो यहाँ से उसको मिल गए। आप एक एक जीरो सब में से कैंसिल आउट भी कर सकते थे। दूसरे केस में क्या हुआ देखो, 120 किलो चीनी वो 40 के भाव से खरीदा है और यहाँ 5% का लॉस लेता है, यानी कि 95% उसको मिलेगा 2 जीरो से। 2 जीरो तो ये 12 चौके 48 और गुना का 95 हो गया। तो 48 को पहले मैं 5 से गुना कर दूं, तो 48 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 8 पच्चे 40 का 0 और 4 पच्चे 20 और 4 24, इसको 9 से गुना करना होगा, तो 24 को 9 से कर लो, 9 चौके 36 और 9 दूना 18 और 3 21, यानी कि 2160 रुपये इसको यहाँ से मिल गया। बात क्लियर है। यहाँ पे 19 आना था, 1 मिनट, ये 19 था, ठीक है। 19 से मल्टीप्लाई कर लें, 19 चौके 76 हासिल 7 और 19 दूना 38 और 7 45, ये 4560 रुपये यहाँ से आ गए। देखो यानी कि 8800 रुपये यहाँ मिल गया, 4560 यहाँ मिल गया, तो और कितना पैसा उसे चाहिए बताओ। ओवरऑल वो बेचना चाहता था 22,400 में और उसने 2 रेट यहाँ से निकाल लिया, तो और शेष उसे कितना पैसा चाहिए बताओ। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 22,400 में से इनको माइनस कर लो, 8800 और साथ में 4560 को एक बार जोड़ के माइनस कर ले, तो आप ये बोलेंगे कहाँ चला गया यार, 1 मिनट। ये देखो 60 का 60 रह गया और 8 5 13 का 3 और 8 4 12 और 1 13, मैंने जोड़ लिया दोनों को, तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 22 में से 13 जाएगा तो 7 और 2 9 आ जाएगा। यानी कि उसको और इतना पैसा चाहिए। देखो जितना भी उसके पास चीनी बचा है उससे इतना पैसे में बेचना है उसे, तो हर 1 किलो की कीमत कितनी हो गई, बस यही तो बतानी है। चीनी कितनी रह गई है बताओ, टोटल 500 किलो चीनी थी ना, उसमें से 200 किलो और 120, यानी कि 320 किलो चीनी उसने बेच दिया, तो उसके पास 180 किलो चीनी रह गया। तो इसको 180 से डिवाइड कर दो, बस यही बात है। देख लो कितना रेट आएगा। अगर आप 90 40 को 180 से डिवाइड करते हो तो 1 जीरो से 1 जीरो और 18 पचे 90, यानी कि 5 से आंसर शुरू होगा, और फिर देखो 18 पचे 90 और उसके बाद 0 भी आएगा, तो 50 से शुरू होगा, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसे 12 दिन में कर सकता है, वो एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और बाकी काम सी अकेले 2 दिन में कर देता है। तो यदि उन्हें पूरा काम करने के लिए 7200 रुपये मिले हैं, तो इसमें से ए बी सी को अलग अलग कितने रुपए मिले ये बता दो। देखिए क्या करेंगे आप, पहले देखिए ए है, बी है और यहाँ पे सी है। ए कर सकता है कितने दिन में दोस्तों, 8 दिन में, और बी कर सकता है 12 दिन में। तो एफिशिएंसी की अगर मैं रेशियो बोलूँ तो 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, तो ये 8 या 24 और 12 दूना 24, यानी कि टोटल काम अगर 24 था दोस्तों, टोटल वर्क 24 यूनिट का था, तो ए और बी ने 5 दिन तक काम कर दिया। देखो ये 1 दिन तक काम करेंगे अगर ए और बी, तो 5 यूनिट का काम करेंगे, और 5 दिन में इन्होंने 24 यूनिट का काम कर दिया। 5 दिनों में 5 बच्चे कितना, 4 दिन तक काम किए थे ना ये, 4 दिनों तक, देखो 4 दिनों तक ये काम किए थे, तो 5 के हिसाब से 4 दिनों में ये 20 यूनिट का काम कर देंगे, तो 4 यूनिट का काम बच गया, ठीक है, 4 यूनिट का काम बच गया। और ये कौन किया है दोस्तों, सी किया है 2 दिन में। 2 दिन में अगर वो 4 यूनिट काम करता है तो पर डे वो कितना काम कर दिया, 2 यूनिट का, हर एक दिन 2 यूनिट का काम कर रहा है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अब चलो अब देख लेते हैं बस पैसा कैसे डिवाइड होता है, जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है। तो आप ये बोलेंगे कि पूरे पैसे, अच्छा ऑप्शन में आप देख लो पहले, पहला ऑप्शन अलग अलग है, यहाँ पे 4000 है, यहाँ 3000, 2400 और 3600। पहला ऑप्शन में तीनों अलग अलग है, तो हम बस एक ही निकाल लें तो बात बन जाएगा, सबकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप ये बोलोगे देखो कि टोटल काम 24 यूनिट हुआ है, तो 24 यूनिट काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं दोस्तों, 7200, यानी कि कितना गुना मिलता है, 300 गुना मिलता है। तो हम 300 से गुना कर दें पहले वाले को, तो मिल जाएगा कि उसको कितना पैसा मिला। ए कितना काम किया है दोस्तों, 4 दिन तक काम किया है ना ए, 3 के हिसाब से वो 4 दिन तक काम करेगा, तो 4 तियां 12 यूनिट का काम किया है, और उसको कितने से गुना करना है, 300 से।
यानी कि 12 तियां 3600। ए को कितना पैसा मिलना है? 3600। 3600 से ऑप्शन डी शुरू होना है ना, तो ऑप्शन डी हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि 3900 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटना है कि आर को पी का 2/5 हिस्सा मिले और क्यू को आर के हिस्से से 3 गुना हिस्सा मिले। ठीक है, तो क्यू का हिस्सा क्या है? देखो पहले आर को कह रहा है कि पी का 2/5 यानी कि 2/5 मिलना है। आर को पी का 2/5 मिलना है, यानी कि यहाँ से आर और पी का रेशियो कितना आ गया? 2/5। यानी कि आप ये बोलेंगे दोस्तों कि आर को 2 रुपये मिले तो पी को कितना मिले? 5 रुपये। अब ये कह रहा है कि क्यू का हिस्सा आर के हिस्से का 3 गुना है। ठीक है, आर के हिस्से का 3 गुना है किसका? क्यू का। तो क्यू को कितना मिलेगा? आर का 3 गुना यानी कि 6 मिल गया इसको। अब ये कह रहा है दोस्तों क्यू का हिस्सा कितना है, बताओ। टोटल राशि कितनी है? 3900। अगर सबको जोड़ें तो ये 3900 के बराबर आ जाएगा। जोड़ लो, 5 2 7 6 13। 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 3900। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 गुना हो रहा है ना, 300 गुना, तो 6 की वैल्यू 1800। ठीक है, 300 गुना कर देंगे, 1800 आंसर आएगा। आगे कह रहा है कि 10 व्यक्ति वाली किसी समिति की औसत आयु में 3 वृद्धि हो जाती है, यानी कि 3 बढ़ जाता है एवरेज जो एज है वो कब? जब 35 वर्ष, 48 वर्ष और 49 वर्ष वाले 3 पुरुषों की जगह पर 3 महिलाएं आ जाती हैं, तो तीनों महिलाओं की औसत आयु बताइए। सबसे पहली बात, मैंने एवरेज की कई सारी वीडियो करा रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से जाकर देखिएगा। देखो 35 साल, 48 वर्ष और 49 वर्ष के अगर 3 लोग जा रहे हैं, तो जो औरतें आएंगी अगर उनका भी टोटल सम इनके टोटल सम के बराबर होता तो कोई अंतर नहीं आता एवरेज पर, यानी कि एवरेज पहले जितना ही रह जाता। बात समझ रहे हो? पहले से एवरेज जो भी होता उतना ही एवरेज रह जाता। कब? जब टोटल जितने एज वाले लोग जा रहे हैं, आने वालों का भी एज का टोटल सम उतना ही रहता। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहां पर ओवरऑल 3 की वृद्धि हो गई है। आप बताओ, अगर 10 लोगों में 3 की वृद्धि हुई है, यानी कि ओवरऑल 30 बढ़ गया है, यानी कि ये सारे 30 ज्यादा मिलकर के ला रहे हैं। आर्गुमेंट समझिएगा, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूं। देखो अगर मैं सम की बात करूं, यहां पर एक जी कहाँ चला गया भाई, हाँ, अगर मैं सम की बात करूं यानी कि योग की बात करूं, तो आप बोलेंगे कि 35 साल, 48 साल और प्लस में 49 साल ऐसे लोग गए हैं। ठीक है, टोटल सम कितना हो गया बताओ? इसको 50 बना देते हैं ना, इसको 1 देना पड़ेगा और इसको 2 देना पड़ेगा, तो ये 50 और 50 100 हो गया, और प्लस का 3 दे दिया, ये तो कितना बन गया? और ये 32 रह गया, यानी कि 132 है टोटल। ठीक है, यानी कि 132 उम्र टोटल गया है, 132 एज टोटल गया है बाहर। ठीक है, अब जो आ रहे हैं उनका भी टोटल सम अगर 132 होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 3 मिला करके 10 लोगों का यानी कि 30 बढ़ गया है, तो आने वाले 30 ज्यादा लेके आ रहे हैं। बस टोटल सम कितना हो गया? तो आप बोलेंगे दोस्तों 152। तो एवरेज कितना होगा? 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो। 3 ही लोग थे ना, कितने लोग हैं? 3 लोग तो गए हैं, 10-10 उम्र वाले 3 बढ़े हैं, तो यार हमने योगफल कहीं गलत तो नहीं लिख निकाल दिया? 162 होएगा ना ये, तभी मैं बोल रहा हूँ कि, तो 3 पच्चे 15 और 3 चौके 52। ठीक है, 54 एवरेज होगा। अगला सवाल देखो, विक्रैमुल क्रैमुल का इतना गुना है, इसका मतलब क्या है कि सीपी 20 है तो एसपी कितना है दोस्तों? 33 है। अगर ये 100 होता तो ये कितना होता? ये भी 5 गुना हो जाता है, ये 5 गुना हो रहा है, तो 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15 और 1 16, कितना ज्यादा है? 65 ज्यादा है, यानी कि 65% का फायदा होगा। ठीक है, लाभ हो रहा है 65%। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं आपको। ठीक है, और इन संख्याओं में इसमें n भी शामिल है। इनको जब आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करते हैं, तो इनका जो माध्य होता है यानी कि मीन, वो माध्यिका के बराबर हो जाता है, यानी कि मीन और मीडियन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो n का मान बताओ। देखो पहली बात तो कि ये ऑलरेडी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्यों? देखो ये 8 है, 9 है, 11 है, 15 है, 17 है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, और n इनसे बड़ा ही होगा क्योंकि ऑप्शन सारे इनसे बड़े हैं, तो n इनसे बड़ा होगा, यानी कि ऑलरेडी आरोही क्रम में है। अगर ये आरोही क्रम में है तो अगर आप मीडियन निकालते हैं कि मीडियन कैसे निकालें हम, तो जो मीडियन होता है दोस्तों यानी कि माध्यिका, उसके लिए पहले आपको n देखना पड़ेगा, यानी कि इनकी संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है, n 7 है, यानी कि ये ऑड नंबर है, ऑड बोले तो विषम संख्या है। तो ऐसे में जो मीडियन होती है ये होती है n+1/2वां चरमान, यानी कि इसमें से जो ये डेटा है इतने नंबर पे वही मीडियन होगा, n+1/2। तो देखो अगर n की वैल्यू 7 है दोस्तों, तो 7 + 1 8 का आधा, यानी कि 4th नंबर पे जो डेटा आ रहा है वही मीडियन है। 4th नंबर पे इसमें कौन सा डेटा है? देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4th पे 15 है ना, यानी कि मीडियन कितना हो गया दोस्तों? मीडियन 15 हो गया। और अगर मीडियन 15 है तो जो मीन वैल्यू होगा
मीन यानी कि माध्य जो होगा वो भी 15 होगा। और माध्य कैसे निकालते हैं हम? माध्य तो एवरेज होता है एक्चुअली में, सम ऑफ डेटा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो सबको जोड़ लो कितना बनेगा। अगर आप सम निकालते हो, अब यहाँ से हम मीन की बात कर लेते हैं, मीन 15 आया है और यहाँ पे अगर आप सबको जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, देखो 9 इसमें जोड़ देते हैं तो 11 और 9 20, ठीक है। और 20 और 8 कितना हो गया 28, 28 और 15 8 5 13 10 33, ठीक है। 28 15 43 हो गया, 17 जोड़ेंगे 60 और ये कितना हो गया 71, तो ये 71 प्लस n और डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स थे दोस्तों, 7 थे, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। 15 सते 105 और माइनस का 71 इक्वल टू का n, लास्ट में 4 आएगा, इतना ही बात काफ़ी है हमारे लिए। 5 में से 1 माइनस करेंगे, लास्ट में 4 ही आएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, 9 से 9 तो कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1/9 और प्लस का 9 यानी कि 9 9 81 और एक 82 बटा कितना बन गया, ये 9 बन गया, ठीक है। नीचे वाले में देखो, इसमें भी ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट होगा, तो 1/9 कितना बचा नीचे, ये 1 होगा और इंटू 9 तो 9 9 18 हो गया नीचे, ये तो नीचे 18 हो गया और ऊपर 82 हो गया, तो हम लिख लेते हैं कितना बचा 82 बटा 9 और बटा 18। तो यार ये तो कुछ और बनने लगा, क्या कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने? फिर से चेक कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, ऊपर वाला ये 9 और डिवाइडेड बाई ये दोनों आता, तो 1/9 प्लस 9 9 9 81 और एक 82 बटा 9। नीचे की बात करें तो पहले डिवाइड करते तो ये 1 ही बच जाता, तो 9 एकम 9 9 18 ही आएगा। तो ये बन रहा है 82 बटा 9 और गुना का 18, 9 दूना 18, तो ये 82 का डबल 2 दूना 4 8 दूना 16 ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया ना, 1 मिनट, इसको अभी सही कर लेते हैं, ये गलत हो गया था। चलो देखो ये क्या था, यहाँ पे 42 82/9 और इंटू का ये इसके नीचे 1 मान लेते तो ये 1/18 आता, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लो, ये कट जाएगा आपका 41 2 टाइम्स और ये 9 2 टाइम्स, तो ये 41/9 9 जा 81, ये आंसर आता, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल कह रहा है कि एक सेल के अंतिम 2 हफ्तों में कीमतों में 40% की कमी होती है, इसके बाद 25% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, और ऐसे में जो अंतिम मूल्य है वो हमें बताना है अगर शुरू की कीमत 15,485 है। कोई बात नहीं, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दें, हमने सीधा कॉन्सेप्ट उल्टा कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ा रखा है, तो उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। 15,485 कब एक बार 40% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि ये 100/60 बन गया, और एक बार 20% का डिस्काउंट मिलता है 25 का मतलब 1/4, यानी कि 4 में से 3 ही हमें पे करना है, 4 था तो 3 ही पे करना पड़ेगा ना अब, यानी कि 100/75, ठीक है। चलो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 4 9 8 1 9 ये तो अब कटने से रहा। चलो ये 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10, नहीं काटते हैं इसको, 6 ही रहने देते हैं, काटेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 4 से अच्छा यहाँ से काट सकते हैं ना, ये 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, इसको डबल मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और 3 3 9 से डिवाइड कर देंगे हम, लगभग में आंसर बताना है, कोई बात नहीं है। तो ये 5 दूना 10 का 0 और 8 दूना 16 और एक 17, 4 दूना 8 और एक 9 और 15 दूना 30, और इस पर एक 0, और इसको 18 से डिवाइड करना है ना, 3 3 9 से डिवाइड करना है, तो ये तो 9 3 27 आने लगा। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? अच्छा, मूल कीमत दे रखा है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है, हमें लास्ट वाला कॉस्ट बताना है ना, तो हमें सीधा कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए था, हमने उल्टा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। कोई बात नहीं, हम नीचे लिख देते हैं, ये कितना था 15,485, और सीधा कॉन्सेप्ट पे जाना था, यानी कि 160 ऊपर और 100 नीचे आता, और इसमें 3 ऊपर और 4 नीचे आता। अब कैलकुलेट कर लो, ये 0 से 0 कट जाएगा, नीचे वाले 10 को रहने दे, कोई इशू नहीं है, और ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, 3 3 9 से उसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना बनेगा बताओ, 2 से भी काट दें अगर कोई इशू नहीं है, या फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करना भी मुश्किल काम नहीं है, हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 3 9 5 45 का 5 हो गया, और 9 8 72 और 4 76 हासिल 7, और 9 4 36 और 7 43 हासिल 3 और 4 बच गया, तो 9 15 9 135 और 4 139, और बटा ये 20 आ जाता है। तो अगर आप 20 से डिवाइड करोगे, 20 छक 120, 20 सत्ते देख रहे हो, अगर ये 140 होता तो ये 20 सत्ते कट जाता ना, 7 के बिल्कुल करीब है, यानी कि ये आंसर होगा, मुझे लगता है लगने वाला इसमें चांस ही नहीं है, वही आंसर होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल 7 के करीब है। देखो हमारा कितना आया है, आप जरा अप्रोक्सीमेशन विधि आप समझिए, 139 था,
और ये 3, 6 और 5 था और इसको हमें 20 से डिवाइड करना था। देखो ये जो है ये वैल्यू अगर ये थोड़ा और ज़्यादा होता तो ये कितना बन जाता, 140 बन जाता। ठीक है, यानी कि ये 20 सतह 140 करता, यानी कि 7 के आसपास बचता, यानी कि 7000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आंसर होगा। उससे थोड़ा नीचे बनेगा क्योंकि ये वैल्यू उससे थोड़ा कम है। आगे बढ़ें। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी छात्र द्वारा गणित, रसायन विज्ञान और भौतिकी में प्राप्त किए गए अंक 200 में से 195, 180 में से 133 और 160 में से 153 है, तो उसका एवरेज बता दो। देखो तीन तीन अलग अलग दे दिया, एवरेज पूछ लिया, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया इसने, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। देखो पहली बार इसने 200 में से 195 अंक लाए, तो कितना परसेंटेज वो अंक लाया बताओ। ठीक है, परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है। 200 में से 195 है तो 100 परसेंटेज। अब कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। 200 में से 195 तो 100 में से कितना होगा, आप 195 को आधा कर दो तो आप बोलोगे 9 दूना 18, 7 दूना 14, 97.5 पहली बार में एवरेज आ गया। यहाँ पर निकालो 180 में से 133 लाया है तो एवरेज कितना होगा, 133/18 और इंटू का 10, ये एवरेज होगा इसका परसेंटेज वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लो। ये 19 रहता ना तो 19 सत्ते 133 कट जाता, लेकिन ये 18 है, कोई बात नहीं। चलो इसको आप चाहो तो ऐसे ही ले लो एज इट इज, या फिर कैलकुलेट कर लो पूरी तरह से। तो ये काट लें, काटने का फायदा नहीं है, पर पूरा मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड कर लो। तो ये तो 10 ही है ना, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ये 18 सत्ते 126 और बचेगा 4 3 7 और 0 यानी कि 70। तो ये 18 चौके 72 नहीं कटेगा, 18 3 54। ठीक है, और बचेगा हमारे पास कितना, तो आप बोलेंगे 6 और 10, 6 बच गया और उधर कितना बच गया हमारे पास, 2 आ रहा है ना, यानी कि 160। तो 18 18 9 बार में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, तो हम 18 8 पर रख सकते हैं इसको। 9 पर भी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तीसरा कितना होगा, 160 में से आया ना, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज नहीं परसेंटेज इतना बटा 60 होगा। कैलकुलेट कर लो तो आप बोलोगे कि ये 16 9 144 हो गया और कितना बच गया हमारे पास, 6 और 3 9 0, तो 16 25 80 और पॉइंट का समथिंग आएगा, 95 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 के आसपास आएगा। तो अब एवरेज बता दो। एवरेज का मतलब सबको जोड़ना है और डिवाइड कर लेना है किससे, 3 से। सबको जोड़े तो ये 6 और 5 11 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हासिल 1 आएगा। और ये 5 और 7 12 और 1 13 और 3 16 का 6 और हासिल 1 और 9 और 9 18 और 7 25 और 1 26, ये आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 3। तो 3 8 24 और 2 और 6 बच गया, तो ये 2 और 6 है ना, तो फिर लगभग 3 9 27 89 के आसपास आ रहा है। ये आंसर होगा, फिर 89 के आसपास लगभग बनेगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।